नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स जानते ही हैं कि हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है और विशेष यूपीएसआई परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्लास यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। टेक्निकल खराबी आने के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर डालने का जो है शुरुआत की, ताकि स्टूडेंट तक वीडियो क्लासें पहुंचती रहें। तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते ही हैं कि हमारी जो पिछली लास्ट क्लास हुई थी उसको हमने विधायी संबंध के बारे में पढ़ा था, यानी कि उस पर हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में पढ़ा था, जो एक बेहतर क्लास थी, आपके वो भी समझ में आई होगी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, बहुत प्रमुख बात है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती है, इसे थोड़ा ध्यान करके सुनना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से यदि आप इस वीडियो क्लास को पूरा सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जो भी आगामी परीक्षा हैं आपकी, चाहे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे अन्य कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो सकता है, निश्चित तौर पर इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आएगा तो इसी में से आने वाला है। ये बिल्कुल एकदम बात सही है, और बात कितनी सही है ये जब आप वीडियो देखेंगे स्वयं मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं, जैसा कि आप जानते ही होंगे, केंद्र राज्य संबंध जो कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य संबंधों के बारे में है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। और 7वीं अनुसूची से अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कहें तो सेंटर स्टेट रिलेशन याद रख सकते हैं। उसी चीज़ पर ये 3 भागों में इनको बांटा गया है। पहला विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। दूसरा केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। तीसरा केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध। दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इस कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। विधायी संबंध जो हैं वो संविधान के भाग 11 के अंतर्गत आते हैं, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो 245 से लेकर 255 तक उनके बारे में बताया गया है। वहीं प्रशासनिक संबंध की बात करें तो भाग 11 के अंतर्गत आते हैं और आर्टिकल 256 से लेकर 263 के बीच में आते हैं। कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों वित्तीय संबंध की, इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद रखें, ये भाग 11 में ना आकर भाग 12 में आते हैं। कई बार स्टूडेंट इस गलती को कर देते हैं कि चूंकि विधायी और प्रशासनिक संबंध भाग 11 के अंतर्गत हैं, लेकिन भाग 12 के अंतर्गत आते हैं वित्तीय संबंध। जबकि आर्टिकल की बात करें तो 268 से लेकर और 293 तक जो आर्टिकल हैं वो आपके वित्तीय संबंध के बारे में हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आपका प्रशासनिक संबंध, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, यानी कि इंग्लिश में कहें तो इन्हें कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। सबसे पहले आप इस तरीके से जान लें कि जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, केंद्र और राज्य के बीच एक संबंध बताया जाएगा प्रत्येक आर्टिकल में, या जो भी इसके प्रावधान हैं। प्रावधान अलग अलग हो सकते हैं, बातें अलग अलग हो सकती हैं प्रत्येक आर्टिकल में बताई हुई, लेकिन संबंध जो होगा वो प्रशासनिक संबंधी होगा। हमें एक एक कर तथ्य को समझना है। वीडियो क्लास को ध्यान से सुनें और ध्यान से समझें, और अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, तब आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर समझ में आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध हैं वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आगे याद रखें कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। और वहीं आर्टिकल की बात करें तो आपका 256 से लेकर और 263 तक
256 से लेकर और 263 तक इनका वर्णन है। यानी कि आपके दिमाग में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, 256 से लेकर और 263 के बीच के जो आर्टिकल हैं, जो भी उनमें प्रावधान बताए गए हैं, वो सब केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध हैं। यानी कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। वैसे अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें दोस्तों कि हम केंद्र प्रशासनिक संबंध को कैसे समझ सकते हैं, कैसे आप एकदम माइंड में ये चीज़ रखें कि ये प्रशासनिक संबंध है। देखिए, सबसे बेहतर तरीका है, विधायी प्रशासनिक संबंध में क्या होता है कि जो केंद्र है वो आमतौर पर राज्य को कुछ काम करने के लिए निर्देश दे रही होती है। इसको आप एकदम सामान्य भाषा में समझें। केंद्र जो है वो राज्य को आमतौर पर काम करने के लिए, किसी भी मुद्दे पर लेकर काम करने के लिए निर्देश दे रही होती है, और वो जो दोनों के बीच का संबंध होता है उसे ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, सेंटर एंड स्टेट कहते हैं। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है उस विषय पर कार्यपालिका कृत्य का जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है, इसको इस तरीके से समझें कि जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है, नॉर्मली अगर हम देखें तो उस पर कार्यपालिका जो कृत्य होता है वो केंद्र सरकार का होता है। यानी कि केंद्र सरकार का अधिकार होता है उस पर। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर हम राज्य की बात करें तो जिस विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है उस पर मोस्टली कार्यपालिका जो कृत्य होता है वो राज्य सरकार का होता है, या कह सकते हैं राज्य की कार्यपालिका का होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण और बात याद रखने वाली बात क्या है, ज़रा इसे याद रखेंगे। जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में भी बता चुका हूँ, समवर्ती सूची जिसको इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है, समवर्ती सूची के विषय में मोस्टली कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन किसी वजह से अगर केंद्र और राज्य में मतभेद हो जाता है तो प्राथमिकता केंद्र को दी जाती है। ये चीज़ तो आपने पहले भी क्लास में देख ली होगी। अब जब केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है तो मोस्टली आप जान गए होंगे संसद उस पर कानून बना सकती है समवर्ती सूची पर। तो जब समवर्ती सूची पर संसद कानून बना सकती है तो इसमें ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून, मतलब कानून बनाने का अधिकार किसे है, संसद को है, लेकिन उस पर कार्यपालिका कृत्य किसका अधिकार होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, मुख्यतः राज्य की कार्यपालिका का अधिकार होता है। यानी कि वो कानून मोस्टली राज्य में भी लागू किए जाते हैं। यानी कि केंद्र के साथ साथ राज्य की कार्यपालिका का भी अधिकार होता है। ये थोड़ी सी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि संसद समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना रही है तो कार्यपालिका कृत्य भी संसद के ही हाथों में होगा, यानी कि केंद्र सरकार के हाथों में होगा। यहाँ राज्य सरकार के भी हाथों में होगा। ये बात भी कम से कम याद रखें। चूँकि जहाँ तक अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन कथन बेस आधारित यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और कथन वाले प्रश्न आप एग्जाम में तभी हल कर सकते हैं जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ तक बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए आपकी। उसके बाद हम आर्टिकल शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 256 और 256 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध का जो है प्रावधान है या उनके बारे में बताते हैं। 256 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 256 में क्या है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, मान के चलो कोई संसद ने अगर कोई कानून बनाया है या फिर उस राज्य में विद्यमान कानूनों, जो इस राज्य की बात है, कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र राज्य को निर्देश दे सकती है।
आर्टिकल 256 में आप इस तरीके से समझें, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर कोई संसद ने कानून बनाया है या फिर उस राज्य ने कानून बनाया है, जिस राज्य की भी बात है, तो अगर दोनों ने कानून बनाया है तो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को केंद्र निर्देश दे सकती है, यानी कि किस प्रकार वो लागू करना है, क्या करना है, क्या उसके साथ करना है, कैसे कैसे उस कानून को लागू करना है। तो इस बारे में केंद्र राज्य को निर्देश दे सकती है। आर्टिकल 256 सिर्फ इतना कहता है। तो 256 आपके एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आर्टिकल 256 के तहत केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है कानूनों को लेकर, किस प्रकार वहाँ कानून लागू करने हैं या कानून का कैसा तरीका होना चाहिए, वो सब निर्देश केंद्र राज्य को दे सकती है। जैसा कि मैं पहले ही आपको इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि प्रत्येक केंद्र राज्य संबंध में मोस्टली केंद्र राज्य को निर्देश दे रहा होगा, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट अगर आपके समझ में आएगा तो ऐसा समझ सकते हैं आप कि प्रत्येक कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो केंद्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे यहाँ देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए आगे चलने से पहले, कि ये जो केंद्र राज्य के बीच संबंध हैं ये संघीय व्यवस्था का उदाहरण होते हैं। और संघीय व्यवस्था जो भारत ने ली है वो कनाडा के संविधान से ली है। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। संघीय व्यवस्था जो कनाडा के संविधान से ली गई है तो उसमें भी उसी के थ्रू ये 3 पार्ट बांटे गए हैं: संघ सूची, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। यानी कि इस प्रकार समझिए कि यहाँ संविधान निर्माताओं ने कुछ इस तरीके की शक्तियाँ बांटी हैं कि कुछ शक्तियाँ राज्य को भी दी हैं, कुछ शक्ति आपकी केंद्र को भी दी हैं और कुछ शक्ति आपकी दोनों को दी हैं। यानी कि इस प्रकार शक्तियाँ आप देखते भी होंगे बांटी गई हैं। लेकिन संघीय शासन प्रणाली में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी है। आप अगर देखेंगे तो इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, यानी कि संसद को है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद को प्राप्त हो जाता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या आपातकाल लागू हो, यानी कि वहाँ भी संसद बना सकती है। और समवर्ती सूची के विषय पर आप जानते ही होंगे कि अगर दोनों में मतभेद हो जाता है तो संसद को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि संघीय प्रणाली होते हुए भी हमारे यहाँ केंद्र को सर्वशक्तिमान रखा गया है इस प्रणाली के तहत। ये भी बात याद होनी चाहिए। तो लगभग वो ही चीज़ें हैं हम प्रशासनिक संबंध में जो पढ़ते हैं। यहाँ केंद्र राज्य को निर्देश दे रही होती है। तो 256 आपके समझ में आ गया होगा। 257 की बात करते हैं और 257 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद होना चाहिए। क्या कहता है 257? जरा ध्यान से सुने। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि केंद्र की जो कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जरा ध्यान से सुने, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए आर्टिकल 257। बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, इसे आप याद रखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो वीडियो क्लास के माध्यम से बताए जा रहे हैं। आमतौर पर ऐसी क्लास आपको पेड क्लासों में भी देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल स्पष्ट और साफ बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट याद रखें, प्रश्न इस प्रकार ही पूछा जाना है। अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि कौन से वो ऐसे प्रकार हैं जिन पर केंद्र निर्देश दे सकती है या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में बाधा उत्पन्न ना हो, या एक ऐसे कार्य करें जो उनके कार्यपालिका शक्ति में बाधा उत्पन्न ना हो। यानी कि 257 आर्टिकल में ये भी बात की गई कि केंद्र इस प्रायोजन हेतु राज्यों को कुछ आवश्यक निर्देश भी दे सकती है, यानी कि कुछ कार्य करने के लिए भी कह सकती है।
जैसे कि ज़रा ध्यान से सुनेंगे, संविधान का अनुच्छेद 339, बहुत ध्यान से सुने, यहाँ से आपको दो तथ्य बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक तो पहले ये क्लियर कर लेना है कि आर्टिकल 339 में क्या है। आर्टिकल 339 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के हितों के बारे में है। यानी कि 339 जो आर्टिकल है आपके एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए 339 में क्या है। 339 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में, अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में है, पहला स्टेप। दूसरा ये याद रखना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी योजना हेतु कोई भी निर्देश दे सकती है। यानी कि आप इस तरीके से माने कि ऐसी कोई योजना जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में हो, अल्पसंख्यक वर्ग के हित में हो, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के हित में हो, उस योजना को राज्य को लागू करने के लिए केंद्र निर्देश दे सकती है। आर्टिकल 339 आपको दो स्पष्ट भाषा में याद हो गया होगा। पहले पॉइंट में सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल 339 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के कल्याण के लिए, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा, यदि केंद्र सरकार को, ध्यान से सुनना है, केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में कोई योजना लागू करनी चाहिए तो उस योजना को राज्य को लागू करने का वो निर्देश दे सकती है। यानी कि 339 भी आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ये जो केंद्र और राज्य के बीच का संबंध है, या ये कह सकते हैं ये जो केंद्र और राज्य के बीच का संबंध हुआ, इसे ही हम कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 350। आर्टिकल 350 आप जानते होंगे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में है। यहाँ से भी आपको दो ही पॉइंट क्लियर याद रखने हैं। पहला, आर्टिकल 350 किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होना चाहिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संबंध में है। दूसरा ये याद रखना है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, यानी कि प्राइमरी स्तर तक प्राथमिक स्तर के संबंध में उनकी मातृभाषा में राज्य शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। केंद्र राज्य को ये निर्देश दे सकती है। यानी कि ये दो बातें याद रखनी हैं। अब आपके दिमाग में आ रही होगी ये भाषाई अल्पसंख्यक होते क्या हैं। दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक उन लोगों का समूह होता है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की प्रमुख भाषा से भिन्न होती है जहां वो लोग रह रहे होते हैं। पुनः एक बार ध्यान से सुने, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। भाषाई अल्पसंख्यक उन लोगों का समूह होता है जिनकी मातृभाषा उस राज्य की प्रमुख भाषा से भिन्न होती है जहां वो लोग रह रहे होते हैं। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको एग्जाम्पल के तौर पर केरल है मान के चलिए, और केरल की प्रमुख भाषा मलयालम है, और अगर वहाँ कुछ अन्य राज्य के लोग रह रहे हों और कम संख्या में हों, मान के चलो ओडिसी रह रहे हों, उड़िया बोलने वाले, तो उनके संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये निर्देश दे सकती है। ध्यान से सुनना, क्या दे सकती है, ये निर्देश दे सकती है कि उनके प्राथमिक स्तर तक, अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को प्राथमिक स्तर तक उनकी शिक्षा की व्यवस्था कराए। यानी कि उनको प्राथमिक स्तर तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था कराएगा। एक मिनट दोस्तों, तो अब बात आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। यानी कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात एक स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसमें आप केवल दो पॉइंट याद रखें। पहला, अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों के हितों के संरक्षण के हितों के संबंध में है। दूसरा, अनुच्छेद 350 जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बालकों को, उन बालकों को प्राथमिक स्तर तक यानी कि प्राइमरी स्तर तक
केंद्र सरकार राज्य को यह निर्देश दे सकती है कि वह उन बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य कराए। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। और ये जो दोनों के बीच संबंध है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच, इस संबंध को हम कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। यानी कि ये बात भी आपके लगभग समझ में आ गई होगी। यहाँ से आप दो तथ्यों को क्लियर करते चलेंगे तो आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे और वास्तव में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वास्तव में आपको क्लास कैसी लगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे आर्टिकल 351। जैसा कि आप सब जानते होंगे, पहला स्टेप में तो याद रखें आर्टिकल 351 में है क्या। पहले तो ये तो आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए है, यानी कि आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के संबंध में है। पहला तो ये याद रखें। दूसरा क्या याद रखना कि केंद्र हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य को कोई भी निर्देश दे सकती है, यानी कि आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए है, इतना याद रखना है। दूसरे स्टेप में केंद्र हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य को निर्देश दे सकती है, इतना याद रखना है। और ये जो केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश दिया जा रहा है और ये जो दोनों का संबंध है, ये आपका प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि मैं पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ प्यारे दोस्तों कि प्रश्न इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने हैं, इसलिए पॉइंट वाइज आप एकदम क्लियर रहें और क्लियर करते चलें ताकि परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के कितने भी टफ प्रश्न को आप आसानी के साथ हल कर सकें। और मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूँ कि प्रशासनिक संबंध में आपको ज़्यादातर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो ये मिलेंगी, केंद्र मुख्य रूप से राज्य को किसी न किसी कार्य करने के लिए निर्देश दे रहे होंगे। तो जैसा कि आपके आर्टिकल 351 भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 353, यानी कि आर्टिकल 353 353 क्या है, इसमें ज़रा ध्यान से सुने। जब आपातकाल लागू हो, यानी कि जब आपातकाल लगा हुआ हो, तब केंद्र राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेगा। आर्टिकल 353 में सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ध्यान से सुने पुनः फिर से। इतना याद रखना है कि जब आपातकाल लागू हो, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि आर्टिकल 352 से लेकर और आर्टिकल 360 तक आपात के बारे में ही बताया गया है या आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। उन्हीं में से एक आर्टिकल आता है 353। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखें कि आर्टिकल 353 जब आपातकाल लागू हो तब केंद्र राज्य को यह निर्देश दे सकती है, आपातकाल लागू होने के समय निर्देश दे सकती है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग किस प्रकार या किस तरह से करेगा। ये निर्देश केंद्र राज्य को दे सकती है। अब ये जो केंद्र द्वारा राज्य को निर्देश दिया जा रहा है, ये ही केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। बात समझ में इतनी आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल 355 यानी कि 355। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है दोस्तों, याद रखें। इसके बारे में मैं कुछ अन्य तथ्य भी बताऊंगा, इसीलिए इस पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरीके से सुनें। आर्टिकल 355 क्या कहता है, राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए, यानी कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। केंद्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आर्टिकल 355 में आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जाए। दूसरा, केंद्र राज्य को कोई भी आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, ये संविधान के अनुसार चलाई जाने का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, यदि केंद्र सरकार कोई निर्देश जारी करती है राज्य को और
वो निर्देश को लागू करने में राज्य देरी करता है या राज्य उस निर्देश को जारी कर देता है। यदि तुरंत की तुरंत जिस समय पर वो निर्देश करने के लिए बोला गया है, अगर उसी निर्देश को उसी समय जारी कर दिया जाता है तब तो उसको कहा जाता है, उसको जो कहा जाता है वो तो होता है राज्य की सरकार संविधान के अनुसार चलाई जा रही है। यदि किसी वजह से ऐसा होता है कि केंद्र के द्वारा अगर कोई निर्देश जारी कर दिया जाता है और उसे राज्य सरकार लागू करने में देरी करती है या लागू नहीं करती है, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है, ये बात समझ लें। लागू करने में देरी करती है या लागू नहीं करती है, यानी कि इसका अर्थ यह है, फिर राष्ट्रपति यह अनुमान लगा सकता है, यह समझ सकता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। यानी कि आप जानते होंगे कि भारत में, देखिए एक थोड़ा सा मैं और मोस्टली अच्छा सा प्रश्न है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट जानते होंगे कि आर्टिकल 356 से मोस्टली प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है भारत में, राष्ट्रपति शासन। लेकिन इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखें, आर्टिकल 365 से भी भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन वो कब लगता है? वो आर्टिकल 3, ये जो जितने भी बातें मैंने आपको बताई हैं कि केंद्र किसी राज्य को आवश्यक निर्देश दे सकता है, आर्टिकल 355 मानिए। यानी कि आप ये मानिए कि केंद्र आवश्यक अगर कोई राज्य को निर्देश देता है और राज्य उस कार्य को करने में देरी करता है या उसको लागू नहीं करता है, अब चूंकि वो आवश्यक निर्देश भी है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है 355 में, तो राष्ट्रपति फिर ये अनुमान लगा सकता है कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। तो वो संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए, ध्यान से सुनना है, संविधान के अनुच्छेद 355 के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए 365 से वो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है। यानी कि बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है, ज़रा ध्यान से सुने, संविधान के किस अनुच्छेद के उल्लंघन पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 365 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है? तो आपके समझ में आ जाना चाहिए आर्टिकल 355। इतनी बात आपके एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। और इतना आप याद रखें कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ होता है राज्य में राज्यपाल का शासन। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुनः बताऊँगा, क्योंकि बात इस समय आई है, राष्ट्रपति शासन हो या आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो, अंग्रेजी में बोलें तो प्रेसिडेंट रूल हो या फिर नेशनल इमरजेंसी हो, यदि ये आपात लगते हैं राज्य में, तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो केंद्र के हाथों में चली जाती है। यानी कि राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो कहाँ चला जाता है? केंद्र के हाथों में चला जाता है। इसको दूसरी भाषा में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है। इतनी बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। अब ये मान के चलिए कि जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है या उसको पालन करने में देरी करती है, असमर्थ रहना या देरी करना एक ही बात है, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, तो राष्ट्रपति के दिमाग में ये बात आ जाती है कि केंद्र राज्य की सरकार जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। राष्ट्रपति राज्य की सरकार को बर्खास्त कर देता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इतनी बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। कई बार इस प्रकार के प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा या यूपी टेट या अगर हम अन्य कोई अच्छे लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मैंने बाय स्टेप बताने का प्रयास किया। ये सारे के सारे जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध हैं, इन्हें ही हम प्रशासनिक संबंध कहते हैं, यानी कि केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। उसके बाद दोस्तों याद रखें, जैसा कि आप शायद नहीं जानते होंगे तो जरा इसे जान लें, आर्टिकल 258 क्या कहता है। ध्यान से सुनना है, 258 क्या कहता है। बहुत ज़बरदस्त सवाल है,
प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो आपको याद रखना आर्टिकल 258 और एक याद रखना है आपको आर्टिकल 258 के। दोनों में क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 258 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस राज्य की सरकार को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य सौंप सकता है ऐसे विषय पर जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में ध्यान से सुने। आर्टिकल 258 क्या कहता है? राष्ट्रपति ऐसे कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है, ऐसे विषय के कार्य जिन पर कार्यपालिका का जो अधिकार, कार्यपालिका शक्ति का अधिकार केंद्र को होता है, उन विषय को राज्य को सौंप सकता है। जरा ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि आप जानते होंगे, जैसा कि मैं पहली वीडियो क्लास से ही ये बात बताता आ रहा हूँ कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मोस्टली केंद्र के विषयों से ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति 258 से क्या करता है ये बात याद रखनी। आर्टिकल 258 से भारत का राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे विषय से संबंधित कृत्य को राज्य सरकार को सौंप सकता है जिन पर उस विषय पर कार्यपालिका जो अधिकार होता है वो केंद्र को होता है, ऐसे को भी सौंप सकता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 258 में। बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। वहीं 258 के में क्या है? देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है और आप बहुत आसानी के साथ इस प्रश्न को भी याद कर सकते हैं। राज्य का राज्यपाल, यानी कि राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे विषय को केंद्र को सौंप सकता है जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका का अधिकार होता है, यानी कि वो विषय राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। राज्यपाल ऐसे विषय को केंद्र को सौंप सकता है, यानी कि लगभग उसका उल्टा है। तो आर्टिकल 258 और आर्टिकल 258 के आपके बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ये जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध हैं आर्टिकल 258 के और आर्टिकल 258 के ये दोनों के दोनों ही केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए और इतनी बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो मैं एक बार पुनः बता सकता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। आर्टिकल 258 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्य को किसी ऐसे विषय के कृत्य सौंप सकता है जिन पर केंद्र की कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, यानी कि केंद्र की कार्यपालिका का नियंत्रण होता है लेकिन सौंपे राज्य को जा सकते हैं। आर्टिकल 258 के अनुसार राज्यपाल ऐसे विषय के कार्य को केंद्र को सौंप सकता है जिन पर कार्यपालिका अधिकार राज्य को होता है, यानी कि बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों